नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त जंतर मंतर पे हूँ। लगातार 2 महीने से धरना दे रहे भूतपूर्व सैनिकों का हो चुका है और आज एक नहीं 3 गुट जबकि धरना प्रदर्शन के लिए मैदान में उतरे हुए हैं और सबकी मांग, जाहिर सी बात है, सबकी मांग एक है, पर गुट 3 क्यों? इस पे बात करने के लिए सूबेदार सत्येंद्र जी हमारे साथ में बुलंदशहर से चल करके आए हैं और आइए हम इनसे बात करके और जानते हैं। सर नमस्कार, रोहित रिपोर्टर में स्वागत है आपका। जी, मैं भी जो है आप लोगों का अभिनंदन करता हूं क्योंकि चौथा पिलर जो है नेशनल मीडिया तो आया नहीं है जी, उसको आप कवर कर रहे हो, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सबसे बड़ा सवाल ये सर कि जब मांग लोगों की एक है तो आप लोग 3 गुट में कैसे बट गए? देखो भाई, 3 गुट का तो तीसरे का तो पता नहीं, 2 गुट आमने सामने है। हाँ। वो गलती हमारी नहीं है। गुट भले ही जो हो लेकिन हमारी मांग एक है और सैनिक भी जो है सब एक है। सैनिकों में एकता है। 1-2 बंदे हैं जिनकी वजह से आज जो है इधर हमें बैठना पड़ा है। उनके निकम्मेपन के कारण कहो या उनकी गलती के कारण कहो या उनकी जो घटिया सोच के कारण कहो, हमें यहाँ बैठना पड़ा है। हमें सुनने में ये भी आया है कि जो 20 फरवरी की जो धरना था उसका कमान सुरेंद्र पहलवान ने संभाला था। उस बीच में सुरेंद्र पहलवान करीब 10-15 दिन आए और फिर बीच में गायब हो गए और फिर जो है कि आज 60 दिन जब धरने के पूरे हो जाते हैं तो अचानक से एंट्री मारते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो 14 नवंबर का जो धरना हुआ था 2022 में, वो भी सुरेंद्र पहलवान जी ने कराया था। मैं आया था उसमें, ठीक, इन्होंने ही कराया था। जो भी खर्चा हुआ था सब इन्होंने किया था और इन्होंने ही अगुवाई की थी। उसके बाद में 20 तारीख का जो धरना हुआ था 20 फरवरी का, वो भी इन्होंने ही, पूरा जो मैनेजमेंट इनका था और ये या बीच में भी आते रहे हैं और इनकी कोई गलती नहीं है। ये तो 9 तारीख को जो है इनको बस जो है इन्होंने कोई बात बोल दिया कि भाई ये पर्ची मत काटो, पैसा खराब चीज़ है, पैसा आ जाएगा तो घमंड आएगा, घमंड आएगा तो फिर नुकसान देगा, हमारे प्रदर्शन को, धरने को नुकसान होगा। लेकिन इसी बात के ऊपर इनको अलग कर दिया। इन्होंने तो बहुत अच्छे से काम किए। इन्होंने तो पहले 50-50 हज़ार रुपये भी दिए। हाँ, जो भी इनके पास आ गया, जैसे GD बख्शी साहब का भी एक धरना कराया है, वो धरना नहीं सॉरी जो अपना करगिल वार था, कोई प्रोग्राम था, उन्होंने बोला भाई पहलवान कुछ मदद चाहिए। बोलो क्या? बोलो 2 लाख रुपए खर्च होंगे। बोलो ये लो। ऐसा ही कपिल जी ने जो इधर झज्जर में हुआ था एक प्रोग्राम, वो भी करगिल शहीदों के बारे में था, तो उसमें उन्होंने कॉल किया कि पहलवान साहब कुछ मदद चाहिए। बोलो क्या? बोलो एक धरना करो। जबकि उन्होंने राजनेताओं को बुलाया, दीपेंद्र हुड्डा वगैरह उसमें आए। अच्छा, तो खुद तो राजनीति खेल रहे, खुद अफसरों को बुला रहे। अभी जो अफसर आना शुरू हुआ या बीच में जो उसका वो पड़ा हुआ था, आपको ज़्यादा पता होगा मेरे से, मैं बीच में आया ही नहीं हूँ, और उनको आमंत्रित कर रहे कि आप आओ, और बोलते हैं कि अफसर को बिल्कुल यहाँ जो है हम बैठने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, उसको जूतों की माला डालेंगे। पहले तो ये शब्द इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल। लेकिन जो है अब क्या बात हो गई, अब कौन सी खूबी हो गई, अब उनको आमंत्रित कर रहे हो। और अफसर साहब भी ये बोल रहे हैं कि भाई ये PM हमारा भी है, अफसरों का भी धरना है क्योंकि हमें भी चाहिए। मतलब उन्होंने जो ले लिया उनको कम लग रहा है, और ले लो। तो ये क्यों बुला रहे भाई अफसरों को, जब ये अफसरों का धरना है ही नहीं, जैसे जवानों का धरना है, तो ये अफसरों का क्या मतलब बनता है? तो इसमें तो साफ साफ बोला गया है अफसरों को बुलाया नहीं जाएगा, नेता मंत्री को एंट्री नहीं दी जाएगी, अगर आते हैं तो मंच और माइक नहीं दिया जाएगा, नीचे बैठाया जाएगा। ये कहाँ तक सत्य है? ये सत्य अभी मैंने वीडियो देखा एक, आप लोगों ने डाला, मीडिया वालों ने, और एक यूट्यूबर है, वो भी शायद फौजी है और पतले से है, नाम तो मैं जानता नहीं हूँ। वो आमंत्रित कर रहे कि सभी आपका स्वागत है, आप आइए डेली धरना प्रदर्शन में बैठिए हमारे साथ, आप भी हमारा हिस्सा हो। अरे हिस्सा कहाँ हो गए? जब अब तक तो हिस्सा थे नहीं। ये बोलते थे कि नहीं अफसर को नहीं आने देंगे, अफसर से बहुत एलर्जी है। तो अब क्यों बुला रहे हैं उनको, क्यों आमंत्रित कर रहे हैं उनको? ये बगैर इनकी इजाज़त के हो रहा है क्या? आप सर कुछ दिनों पहले हमें सबका संघर्ष कमेटी के धरने में बैठे हुए मिले थे और आपने इंटरव्यू दिया था। आज दिल्ली वेटरन्स कमेटी के धरने में आप बैठे हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल,
क्या वजह रही? ये वजह हमारी नहीं रही, ये वजह उनकी रही। उन लोगों की, एक दो लोग हैं, उनका वजह से हमें यहाँ बैठना पड़ा है, और हम यहाँ बैठेंगे ज़रूर। हमारी मांगे भी एक ही है और सैनिकों में भी एकता एक ही है, लेकिन उनको ये डर लग रहा कि जो है ये जो है नेता ना बन जाए, वो चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, पैसा जो इकट्ठा किया है उसका जो हड़प लो और लेके रफा हो जाओ, चुनाव मिल जाएगा। तो इस तरह की सोच है, जबकि हमारी ये सोच नहीं है। हमें ना चुनाव चाहिए और ना हमें अफसर चाहिए। हमें किसी का साथ नहीं चाहिए, ना नेताओं का चाहिए, ना अफसर का चाहिए, ना पैसा चाहिए, और ना चुनाव में हमें खड़ा होना। सबका संघर्ष कमेटी में आपका किस तरीके से कोई विवाद हो गया, या क्या वजह ऐसी रही जो आपको यहाँ तक आकर के बैठना पड़ा? जबकि सुरेंद्र पहलवान जी का कुछ लोग कहते हैं कि सबका संघर्ष कमेटी में से भगाया गया। कपिल फौजी ने यह भी कबूल किया है कि मैंने सुरेंद्र पहलवान को भगाया। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, सुरेंद्र पहलवान ने ही ये धरना स्टार्ट किया था, तो इनको कैसे भगा देगा वो? सुरेंद्र पहलवान ने ही उनको आउट किया है, सुरेंद्र पहलवान ने ही भगाया है उनको। वो अपनी नाकामी, हाँ, अपनी नाकामी जो है छिपाने के लिए, वो तो कोई भी कुछ भी मर सकता है, इसमें तो कोई वो नहीं। कपिल फौजी ने 4-5 फोटो और वीडियोग्राफ दिखाए जो नेताओं से इनका कोई ताल्लुकात है, नेताओं के साथ फोटो है, जीडी बख्शी के साथ फोटो है। इस पर क्या कहेंगे? जीडी बख्शी का मैंने अभी बताया, 2 लाख रुपया दिया था। ठीक है, वो कारगिल युद्ध का वो किया था। हाँ। अगले में दम है, तुम दे के दिखाओ ना, और तुम अपने फोटो दिखाओ ना। तुम दीपेंद्र हुड्डा को कैसे बुला रहे हो और कैसे तुम राजेंद्र? अरे झूठ बोलते हैं यार, झूठ बोलते हैं। दीपेंद्र हुड्डा को बुलाया है 28 जुलाई को। अच्छा। 28 जुलाई 2016। और मैं डेट दोबारा बता दूंगा। हाँ। अगर मैं जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ तो। मतलब कंफर्म है कि बुलाया था? हाँ, बिल्कुल बुलाया है, उन्होंने डाला हुआ है और मैंने भी डाला है कि भाई इसका हिसाब दो। ठीक है, तुमने निकाल दिया या उन्होंने निकाल दिए, लेकिन पैसे का हिसाब दो। जो 14 नवंबर को खर्च हुआ था वो भी दे दो, 20 फरवरी को खर्च हुआ था वो भी दे दो, और जो वहाँ झज्जर में प्रोग्राम में खर्च हुआ था वो भी दे दो। दो ना। कहना है कि सारा पैसा मेरे कपिल फौजी के ऊपर थोड़ी ना खर्च किया है, किया तो लोगों के ऊपर है, सैनिकों के ऊपर है, सबके ऊपर किया है। कोई सैनिक के ऊपर खर्चा नहीं हुआ, 1 रुपये का खर्चा नहीं है। ये सब झूठ है, सब बकवास है। इसमें पैसे को आने की कोई जरूरत नहीं है। अब यह क्या है, कौन सा टेंट लगा रही है? 2 दरी ले रखी है इन्होंने और ये 3 स्टूल है, और क्या है भाई? इन्हीं का किराया इतना हो जाएगा। स्टूल अपने खुद के खरीदे, जो रसीद काटी है, जो पर्ची काटी है, उसमें से खरीदे हुए है, तो किराया भाई देना नहीं है, तो फिर कहाँ गया पैसा? वो उनका ये भी कहना है कि जो पैसा, जो चंदा कट रहा है, जो पर्चियाँ कट रही है, वो जैसे कि हमारा रामलीला मैदान में प्रोग्राम होगा, उसका खर्चा कहाँ से आएगा? इसलिए हम तैयारी में लगे हुए हैं, और भी धरने में तरह तरह के खर्चे होते हैं, इसके लिए पर्ची काटना ज़रूरी है। मेरे को नहीं पता भाई, रामलीला मैदान में खर्चा होगा या इलेक्शन लड़ेंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे, ये तो उनको पता होगा। ये उनसे पूछो भाई, ये पैसा जो इकट्ठा किया तुमने, कहाँ जो इलेक्शन लड़ने वाले हो, चुनाव लड़ने वाले हो, किस लिए खर्चा होगा भाई? वो उसमें खर्च करोगे या जो है रामलीला मैदान में खर्च करोगे? कहाँ खर्च करोगे? ये तो उनसे पूछो, ये मेरा सवाल है। खर्चा अगर होगा भी तो आगे जब ये कमेटी धरने के लिए कोई प्रोग्राम बनाएगी तो और पैसा जिस तरीके से अब आ रहा है ऐसे ही आ जाएगा। खर्चे की अभी से टेंशन क्यों ले रहे हो कि आगे के लिए अभी क्यों जोड़ रहे हो? पैसे नहीं जोड़ने चाहिए ना। दूसरा, आप का जो सवाल है वो एक सवाल बहुत है कि सबका संघर्ष कमेटी का धरना था, अभी ये दिल्ली वेटरन्स का सुरेंद्र पहलवान का धरना है। धरना चाहे सबका कमेटी का हो, धरना चाहे दिल्ली वेटरन्स का हो, मैं आपको बताऊं, एक बटालियन होती है, उसमें कंपनी अलग अलग नाम से होती है, लेकिन एम सबका एक ही होता है। सबका टारगेट जो होता है, एम जो होता है, अगर अलग अलग कंपनी नाम होता है लेकिन सबका एम एक है, तो बेशक अलग अलग बैठे हो लेकिन सबका एम और सबका टारगेट अपनी मांगे पूरी करानी। सत्येंद्र जी, ये भी बता दीजिए कि जब 3 गुट में धरना ये बट चुका है, इस तरीके के जो कुछ सैनिक होंगे जो दूर दराज से देख रहे हैं चैनल के माध्यम से कि हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं,
तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कमेटी अपनी जायज़ मांग पे है या वो कमेटी जायज़ मांग पे है? गुमराह दिल्ली वेटरन्स कर रही है या दिल्ली सबका संघर्ष कमेटी जो है लोगों को गुमराह कर रही है? कैसे पता चले उन लोगों को? देखो, ये तो विश्वास टूट मैं जाएगा। पहले भी बोलता रहा हूँ और आज भी बोला है, और मैं भाषण में भी बोल चुका हूँ। OROP का उन लोगों को जो नेता बने हुए हैं उन लोगों को ABCD नहीं पता OROP के बारे में। आज मैंने बताया है कि OROP है क्या चीज़, लेकिन वो जो OROP को एक ऐसी कोई दवाई मान रहे हैं कि OROP की दवाई से बीमारी ठीक हो जाएगी। ना OROP कोई टैबलेट है, ना कोई कैप्सूल है, ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई सिरप है और ना कोई गुट्टी है। OROP तो एक इन्होंने बीमारी बना दी, खुद में बीमारी और लाइलाज बीमारी बना दी इन लोगों ने। OROP कोई थी नहीं भाई, जो है ये इसका मकसद। और जो 73 में यानी तीसरा वेतन आयोग लागू होने तक जवान से लेकर सूबेदार मेजर तक जो हमें 75% पेंशन के रूप में दिया जाता था, जो दे था, यानी पूरा जो वेतन था उसका 75% हमें पेंशन के रूप में मिलता था जवान से सूबेदार मेजर, और अधिकारी को मिलता था 30%। और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने ये बोल के कम करवा दिया, 50% करवा दिया कि जो है कुछ देश की स्थिति डाउन हो गई, आर्थिक स्थिति, क्योंकि युद्ध लड़ा है भाई। हम भी देश के हैं, हम देश के लिए जीते, देश के लिए मरने वाले। तो जायज़ सी बात है, सैनिक तो उसका बुरा नहीं मानेगा। हमने भी बहुत गर्व से स्वीकार किया कि हमने इतना महान युद्ध जो है जीता है, इतना पूरा देश दुनिया के इतिहास में ऐतिहासिक युद्ध जीता हमने, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि 2-4 साल में जैसे स्थिति थोड़ा सुधर जाएगी तो हम वापस 75% आपका पेंशन कर देंगे। अच्छा, ये तो हमारा तो नहीं हुआ, अधिकारियों का 50% हो गया, हमारे बराबरी हो गया। और आज तक क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते कि भाई विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है हमारा भारत, तो अर्थव्यवस्था बन गया है तो उसको लागू करो भाई। प्रधानमंत्री ने तो बोला था, और प्रधानमंत्री कोई भी हो, तत्कालीन हो या वर्तमान हो, तो उसका ड्यूटी तो वर्तमान को भी बनती है, उनको ये लागू करना चाहिए। ठीक। आप लोगों को ये विचार कैसा लगा, कहाँ तक सही लग रहा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।